हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो उसी को बूस्टअप करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक एमसीक्यू सीरीज़, जो कि आपके स्कोर को बूस्टअप करेगा। तो ऐसे ही हम हर एक चैप्टर के कुछ 4-4 5-5 पार्ट लेके आएंगे, जो कि आपको एमसीक्यू सीरीज़ में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। कोशिश किया जाएगा कि हर एक पार्ट में आपको वो सारी थ्योरीज कंप्लीट करवाए जाए, कवर किया जाए, जो कि हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स देखेंगे कि इसको हम हर एक क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे देखते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि पहला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉलो द ऑर्डर। हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बताना है। जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताना है इसमें हमें किसका ज़्यादा है। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट हम मेनली देखते हैं कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक हो गया हमारे पास क्या, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। और दूसरा हमारे पास है नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और एक डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, नेचर ऑफ बॉन्ड और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका उसी सब्सटेंस का ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और नेचर ऑफ बॉन्ड में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड में 3 चीज़ें कि अगर जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसी का होगा। और अगर जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे फिर ये सेकंड नंबर पे आएगा। और अगर जो कहेंगे हम वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट है, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसमें डाइपोल डाइपोल और होता है वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, और स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि अगर जो जो भी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर अगर जो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर जो ब्रांच्ड है, और अगर जो ब्रांच्ड है तो हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम इसमें जो ऑप्शन है हमारे, हम देख रहे हैं कि इसमें सारे ही सेम है, हर एक ऑप्शन में सेम है, बस ऑर्डर अलग अलग है। तो इसमें हम देखा कि अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप भी हमारा सब में सेम है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी अल्काइल हैलाइड में अगर जो अल्काइल ग्रुप सेम रहता है, अल्काइल ग्रुप सेम रहता है, तो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है हमारा मोलिकुलर मास ऑफ हलाइड ग्रुप, यानी कि हलाइड ग्रुप। ठीक है, अब हलाइड ग्रुप में जिस हलाइड का हमारे पास मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जैसे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका होता है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास आयोडीन का होता है। तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसी का होगा। ठीक है, तो यानी कि आर आई का हमारे पास सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास ब्रोमीन का, तो यानी कि ब्रोमीन का ये वाला ऑर्डर भी ठीक है। फिर आएगा Cl का, तो यानी कि हमारे पास पहला ही हमारा ऑप्शन जो हो गया वो ठीक हो गया। ठीक है, चलो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक और
सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको वीडियो जो है पसंद आ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर जो आपको कोई क्वेरी भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसको। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, कि हम अल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड को अगर जो ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो अल्कोहलिक KOH यानी कि RX हमने कोई लिया, अब इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ हम ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये बन सकता है हमारा ये R और ये डबल बॉन्ड फिर या R बनता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3 फिर CH2 और ये Cl, फिर हम इसमें अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2, यानी कि ये क्या बना, एल्कीन बना। यहाँ पे हमारा एल्कीन बना। और ये ध्यान रखना कि इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, इस रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन का दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे यहाँ पे एल्कीन मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो हो गया हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखो अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द रिएक्शन CH3CH और Cl2 को हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट कोई कंपाउंड बनता है। ठीक है, और उसको इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ हमारे पास कोई एक्स कंपाउंड बन रहा है तो हमसे पूछ रहा है कि ये एक्स जो है क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो क्या आएगा, देखो हमने लिया CH3CH और हम इसको Cl लिख देते हैं और ये Cl लिख देते हैं। अब इसमें हम एक्वस KOH डाल रहे हैं, एक्वस KOH डालते हैं। तो एक्वस KOH डालने के बाद क्या होगा, हम जैसे कि हमें पता है इसमें टूटता है तो क्या टूटेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बनता है ये। तो OH जो होगा क्या कर देगा, Cl को रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि OH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू द Cl। तो यहाँ पे क्या होगा CH3 और ये CH2 सॉरी CH और ये OH आ जाएगा यहाँ पे और ये OH आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि जब भी देखो ऐसा कंपाउंड मिले कि जिसमें एक ही कार्बन से दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हों, दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हों, तो वो जो कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये हमारे पास क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये कुछ ये हमारे पास ये H2O मॉलिक्यूल जो है लूज कर देते हैं। क्या करते हैं, H2O मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। देखो अब ये H2O मॉलिक्यूल लूज करेगा तो क्या बनेगा, CH3C और ये H और ये हमारे पास बन जाएगा O, यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप, तो इथेनॉल बनेगा। अब ये देखते हैं हम कि ये एल्डिहाइड कैसे बना। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको कैसे बन रहा है। अब देखना, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये है CH3CH था। ठीक है, अब यहाँ से इसने क्या किया, मान लो ये HO और ये H, यानी कि इसने ये चीज़ लूज कर दिया, एक OH और यहाँ से ये H इसने ये लूज कर दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो हम कहेंगे एक जो है ऑक्सीजन का है और एक कार्बन का है, तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो यही हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ।
ठीक है। तो और यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो हम कहेंगे क्या इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन ए है, कोई भी एक हमने हाइड्रोकार्बन लिया, अब ये क्या कर रहा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अ अल्काइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कोई भी एक अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, बाय which by Wood's reaction is converted to the gaseous hydrocarbon containing less than the four carbon atoms। अब इसको हम अगर जो वुड्स रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक हाइड्रोकार्बन बनता है, एक हाइड्रोकार्बन बनता है जो कि क्या हो, 4 कार्बन से कम का हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन से कम का हाइड्रोकार्बन, और वो भी वुड्स रिएक्शन से बन रहा है, तो 3 का तो बनेगा नहीं, है ना, तो हमें किसका बनेगा, 2 का। अब यहाँ पे 2 कार्बन का बन रहा है हमारे पास CH3, और ये CH3, ये बनेगा इथेन, इथेन बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो अल्काइल हलाइड हुआ होगा ये हमारे पास CH3 रहा होगा, CH3, और CH3 से पहले हमने यहाँ पे जो ये A लिया है, ये जो A लिया है ये क्या हुआ होगा, यानी कि मस्ट भी 1 कार्बन, 1 कार्बन का कंपाउंड है, 1 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम कहेंगे कि ये मीथेन हुआ होगा, यानी कि CH4। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो अब हमसे पूछ रहा है द ट्रेड नेम ऑफ ट्राइक्लोरोइथाइलिन इज। अब ट्राइक्लोरोइथाइलिन जो है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन, CH3 C C C, अच्छा ये इथाइलिन है, सॉरी ये CH हो गया डबल बॉन्ड, और ये Cl और ये एक Cl। ठीक है, हम इसे कहते हैं ट्राइक्लोरोइथाइलिन। अब ये ट्राइक्लोरोइथाइलिन हम इसको TCE भी कहते हैं। ठीक है, TCE यानी कि इसका नाम जो होता है वो वेस्ट्रोसोल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो ट्रेड नेम होता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन का क्या है, वो वेस्ट्रोसोल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि ये इससे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फ्रीऑन 12 क्या होता है, DDT क्या होता है। DDT वो चीज़ होता है जो कि क्या हो, जो कि मच्छरों को मारने के लिए दवाई जो यूज़ की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, DDT। ठीक है, DDT का जो फुल फॉर्म होता है उसे भी नोट कर लो, DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, DDT का ये होता है हमारे पास फुल फॉर्म। ठीक है, अब अगर जो इसका स्ट्रक्चर जानना है तो इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया C C, ये हो गया हमारे पास डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ये हो जाएगा Cl, और ये Cl। ठीक है, यहाँ पे भी Cl है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, DDT, यानी कि इसे हम कहते हैं DDT। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब इसको अगर जो हम नाम लिखें, इसका अगर जो आयुपैक नेम लिखें तो इसका आयुपैक नेम क्या होता है, DDT का, DDT का हम आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हम कहते हैं इसको 2, ध्यान देना, 2 2
बेस, ठीक है। फिर 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, ठीक है। 2 बेस, 4 पे क्लोरोफिनाइल, 4 पे क्लोरोफिनाइल होगा, 4 पे क्लोरोफिनाइल, 4 पे क्लोरोफिनाइल। और लिखना 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। इसका नाम हो गया हमारे पास, ये आयुपैक नेम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस हम फ्रीऑन को हम आगे अगली उसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है ये। चलो आ गया क्वेश्चन फ्रीऑन 12, ठीक है। फ्रीऑन 12 क्या होता है, इसे हम देखेंगे फ्रीऑन 12 क्या होता है, ठीक है। अब देखो फ्रीऑन 12 हमसे पूछ रहा है, फ्रीऑन 12 इज कॉमनली यूज्ड एज, यानी कि फ्रीऑन 12 जो है ये किसकी तरह यूज होता है, ठीक है। हम इसको R12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रीऑन 12 को हम R12 भी लिख सकते हैं, जैसे R11 होता है, R12 होता है, यानी कि R11 का मतलब क्या, फ्रीऑन 11, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे कि फ्रीऑन्स होते क्या हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्या, व्हाट आर फ्रीऑन्स। तो हम कहेंगे कि फ्रीऑन्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या हो, एक कंपाउंड होते हैं, किसके, तो कार्बन का, क्लोरीन का और फ्लोरीन का, ये इन तीनों एटम के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, फ्रीऑन कहते हैं, ठीक है। चाहे हमारे पास इसमें कार्बन क्या रहेगा, एक हो, दो हो, या हमारे पास क्लोरीन एक हो, दो हो, ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स देते हैं, इसमें ही एक फ्रीऑन 12 आएगा। जैसे हम देखते हैं इसमें देखो CF2Cl2, ये हमारा आ गया CF2Cl2, यह होता है हमारे पास फ्रीऑन 12। और एक आता है CHFCl2, CH सॉरी CFCl3, इसे हम कहते हैं फ्रीऑन 11, ठीक है। फ्रीऑन 11 यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे CF और ये Cl और ये Cl, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फ्रीऑन 12 का एग्जाम्पल। और इसी में ही अगर जो हम इस F की जगह पे Cl लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 11। और ये जो होते हैं हमारे पास मोस्टली यूज़ किसकी तरह यूज़ होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होते हैं। किसकी तरह यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ होते हैं। आ गया समझ में, किसकी तरह यूज़ होते हैं, तो रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 1,2-डाइक्लोरोइथीन इज नोन टू एग्जिबिट। अब हमसे पूछ रहा है कि 1,2-डाइक्लोरोइथीन जो है ये क्या शो करेगा, 1,2-डाइक्लोरोइथीन क्या शो करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें 1,2-डाइक्लोरोइथीन ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है हमारे इसमें। तो अब देख लेते हैं हम इसमें ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 1,2-डाइक्लोरोइथीन। तो हम इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये Cl, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये डाइक्लोरोइथीन, 1,2-डाइक्लोरोइथीन हो गया, हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा शो करेगा, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी सेम होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम होते हैं, टाइप्स भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन इनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है।
और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये तो होते ही होते हैं, ये सारे होते ही होते हैं, लेकिन साथ में और क्या होता है, साथ में और होता है कि इनके साथ साथ इनका जो हर एक हर एक चीज़ का, हर एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उनका जो इमेज होना चाहिए, उनका जो इमेज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, कैसा, तो मिरर इमेज होना चाहिए। तो उनको हम कहते हैं क्या, ये ऐसे कंपाउंड हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है। अब देखो कि हम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करते हैं जिसमें कुछ दो पॉइंट याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखो कंडीशन, है ना, कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट कि क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रेजेंट। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का आना। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन। अब देखो सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, इनके साथ ये जो हमारे पास दो और बॉन्ड जोड़ सकते हैं, तो इन दोनों बॉन्ड के साथ, इन दोनों जो बॉन्ड बन रहे हैं हमारे, यहाँ पे एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ। तो ये जो बॉन्ड है, इन दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, और ये वाले डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड है। ठीक, चलो अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स, तो हमें पता है इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक डी एंड एल। ठीक है, ऐसे ही अगर जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं दो। कौन से, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ठीक है, सिस में क्या होता है, जो हमने ये ग्रुप लगाए हैं, इनके साथ क्या हो, या तो दोनों हैवियर ग्रुप जो होते हैं वो एक ही तरफ हो जाएं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिस कंपाउंड। ठीक है, और ट्रांस में क्या होता है, अगर जो दो हैवियर ग्रुप हैं, ठीक है, दो हैवियर ग्रुप अगर जो अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, तो हम उन्हें कहते हैं क्या, वो ट्रांस है। जैसे हमने ये लिया, एक हैवियर ग्रुप यहाँ लग गया, एक हैवियर ग्रुप यहाँ लग गया, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे क्या, ये ट्रांस कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें डी, ये डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब है लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये हम उसमें पढ़ते हैं जब हमने बताया हुआ है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या हो, पोलराइज लाइट को राइट साइड में डेविएट कर देते हैं, तो उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ऐसे कंपाउंड्स जो कि पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में डेविएट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है यहाँ से, क्या, यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टू फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2n-1,
कि 2n-1 जो होता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये फॉर्मूला होता है कि किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ये n क्या है, यहाँ पे ये n क्या है, n जो है हमारे क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड से, डाइजोनियम क्लोराइड हमारा ये होता है यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से हमें दो तरीकों से मिलता है, हमें क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हमें क्लोरोबेंजीन जो होता है दो तरीकों से मिलता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे हमें ये मिलता है, ठीक है। तो एक में क्या होता है जैसे हमें पता है, एक होता है हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमियर्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कॉपर हैलाइड, कॉपर हैलाइड CuCl2 और उसके साथ हम HCl यूज करते हैं। और एक होता है हमारे पास क्या, जिसमें हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं और HCl यूज करते हैं, HCl या HBr यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम हैलाइड ग्रुप लेंगे वही यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, गैटरमैन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। तो देखो इस ऑप्शन में क्या है, सैंडमियर तो दिया नहीं है ना, सैंडमियर नहीं दिया है तो हम क्या कहेंगे, गैटरमैन पे टिक कर देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से आपको दो नेम रिएक्शन क्लियर हुए कि सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन में क्या होता है, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट को, डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर हैलाइड और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा हेलोएरिन मिलता है, ठीक है। और वही अगर जो गैटरमैन के बारे में पूछे तो गैटरमैन क्या होता है, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट को अगर जो कॉपर पाउडर और हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा हेलोएरिन बनता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली कहीं भी लैब में ये डाइजोनियम सॉल्ट तो मिलता नहीं है, तो डाइजोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं। किससे बनता है, तो ये हमारा बनता है एनिलीन से, इसको हम एनिलीन से बनाते हैं। एनिलीन में हम क्या डालते हैं तो ये बनता है, हम डालते हैं HNO2 और NaCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस इन रिएजेंट के साथ हम दूसरा रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा होता है NaNO2, NaNO2 और HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों ही रिएजेंट सेम ही हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसमें हमारे पास कुछ और है, जैसे ऊर्ज रिएक्शन आपको पता ही है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता है, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन, ये आपको क्या करना है, ये समझ लेने हैं, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन में जैसे हमारे पास होता है RCl, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, Na ड्राई ईथर, ठीक है, Na ड्राई ईथर हम यूज़ करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, RR बन जाएगा, यानी कि डबल कार्बन का एल्केन मिल जाता है हमें, तो उसे हम कहते हैं क्या, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। अब देखो फिटिंग रिएक्शन में, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन में कहता है कि जब हम हेलोएरिन को अगर जो 2 मोल्स ऑफ Na और CH3Cl के साथ और ड्राई ईथर डाल दें, और ड्राई ईथर डालें तो क्या मिल जाता है हमारे पास, हमें टॉल्यूइन मिलता है, हमें क्या मिलता है, टॉल्यूइन, इसे हम कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसे हम कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिंग नहीं है, यहाँ पे फिटिंग नहीं है, ये हमारे पास होता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब देख लो तो फिटिंग रिएक्शन को भी देख लेते हैं, फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं हमारा कि हेलोएरिन को जब हम हेलोएरिन को हम CH3Cl के साथ हम ट्रीट करते हैं, सॉरी CH3Cl के साथ नहीं, जब हम हेलोएरिन को ही
Na ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं, Na ड्राई ईथर के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बाईफिनाइल बनता है। या हम बाईफिनाइल कहते हैं या हम ट्राईफिनाइल कह सकते, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब इसी में ही हम देख लेते हैं, जैसे ये फिडल क्राफ्ट हो गया। फिडल क्राफ्ट क्या कहता है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहता है कि जब हम फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहता है कि जब हम इसमें CH3Cl डालते हैं, फिडल क्राफ्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अल्काइलेशन, ठीक है, और एक होता है एसिटिलेशन। ठीक है, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है एसिटिलेशन। तो अल्काइलेशन में हमारा ये होता है, एक में क्या होता है, CH, इसमें दो कंपाउंड बनते हैं, एक होता है हमारे पास ऑर्थो पे CH3 अटैच हो जाता है, और एक होता है हमारे पास जिसमें पैरा पे CH3 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पैरा वाला जो होता है वो मेजर होता है, और ये माइनर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि इसका आईपैक नेम क्या होगा, इसका आईपैक नेम क्या होगा। तो देखो आईपैक नेम क्या हो सकता है इसका, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे Br अटैच है और ये डबल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, काउंटिंग हमारी इधर से स्टार्ट होगी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास क्या है, 1 पे ब्रोमो है और कितने कार्बन है, 4, तो हम कहेंगे ब्यूट 2 इन, यानी कि 2 पे इन है, यानी कि 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं और ब्यूट 2 इन भी बोल सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, अच्छा ये पूरा नहीं आया है, इसको हम देख लेते हैं। ये कंपाउंड जो है हमारा CH3C, और ये CH3, फिर CH3, और ये हमारे पास Cl है। ठीक है, तो ये है कंपाउंड है, इसमें क्या कह रहे हैं, ये एक्वस KOH के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, एक्वस KOH के साथ, तो ये क्या बनेगा। ठीक है, तो एक्वस KOH के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमारा कंपाउंड जो बन जाएगा वो यहाँ पे बना हुआ है, हम इसको दिखा देते हैं, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, OH जो है क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जब भी ये होता है तो हमारे पास ये टूटेगा K पॉजिटिव और OH निगेटिव में, तो OH क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू द Cl, तो Cl को क्या करेगा, OH रिप्लेस कर देगा, तो और उसी के पोजिशन पे ये OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये बन जाएगा, ये टर्सरी एल्कोहल बन गया। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एल्कोहलिक क्यूवेज और एक्वस क्यूवेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक होता है एक्वस क्यूवेज रिएजेंट होता है, ठीक है, एक होता है एल्कोहलिक क्यूवेज रिएजेंट होता है। ठीक है, एल्कोहलिक क्यूवेज रिएजेंट जो होता है वो होता है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, इसमें जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्कीन बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्कीन बनता है। और इसमें को इसको का जो जब हम यूज़ करते हैं तो क्या बनता है हमारा, इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, वो किसकी तरह बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, बस इतना ही आज की वीडियो में, हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अगर जो आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसके आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए।